नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम टीजीटी हिंदी के 8 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले पेपर के विषय में। यह पेपर वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है तमाम विद्यार्थियों, तमाम शिक्षकों के मध्य में। कारण क्या है इसके, इस पे चर्चा करेंगे। आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। पेपर कठिन क्यों रहा, इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो में बात करेंगे कि आगामी पीजीटी या अन्य जो आपकी परीक्षा एडेड स्कूल वाली या एलटी ग्रेड वाली होने वाली है या जिनकी भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी में अब क्या बदलाव करना चाहिए, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर इस छोटे से वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी इस पेपर के ऊपर। इसका पूरा विश्लेषण और समीक्षा मैंने की है कि ये कठिन क्यों रहा, कितने प्रश्न कौन से भाग से पूछे गए। ये सारी चीज़ें आपके आगामी पेपर को सॉल्व करने में, आपकी रणनीति का निर्धारण करने में आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पेपर में कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए, किस भाग से पूछे गए। इस पे चर्चा करने के बाद अन्य आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिपि एवं भाषा, इससे पूछे गए थे आपके 4 प्रश्न। अगला जो भाग था आपका व्याकरण, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए। तो हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या रही आपकी 23। कुल 125 प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ करेंगे। काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे गए थे 15 और एक प्रश्न आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी पूछ लिया था। हालांकि वो सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी पूछा। कौन सा वाला? विखंडनवाद, जिसका उत्तर था देरिदा। अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगी हिंदी साहित्य के ऊपर। तो हिंदी साहित्य से आपके पूछे गए थे कुल 64 प्रश्न, जिसमें से आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के 22 प्रश्न पूछे गए और आधुनिक इतिहास से आपके 42 प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास से पूछे गए। और यही सारा खेल हो गया। कैसे हुआ वो भी समझाऊंगी। अब बात करते हैं संस्कृत के प्रश्नों की, जिनकी जो संख्या है पिछले पेपर में 8 से 10 रहा करती थी, वहीं इस बार 18 प्रश्न संस्कृत से पूछे गए, जिसमें 18 प्रश्नों का भी विश्लेषण करें तो एक अनुवाद का था, 3 से 4 पंक्तियां पूछी गई, 8 संस्कृत व्याकरण के प्रश्न थे, जिसमें आपका काव्य शास्त्र भी थोड़ा सा आ जाता है, और 5 प्रश्न आपके लेखक और रचनाओं से पूछे गए। इस प्रकार 18 से 19 प्रश्न आपके संस्कृत से पूछे गए। तो ये हो गया आपके 125 प्रश्नों का विश्लेषण के किस भाग से कौन से प्रश्न आए। आप आगामी तैयारी के लिए इसे देख सकते हैं। कौन सा पक्ष आपको अधिक मजबूत करना है, इस पर भी आप गौर करिएगा। अब एक जो सवाल उठता है वो यह है कि पेपर का स्तर इतना कठिन क्यों रहा, हम हड़बड़ा क्यों गए। 2 बातें हैं। एक छोटी सी वाक्य आपको बताती हूँ कि भारत के जो भारतीय थे वो बहुत ही वीर बहादुर, जिनके विशेषता राजस्थानी राजपूत हैं, या मतलब विशेषता से मेरा मतलब जो भी लड़ाके हैं, जहाँ बलिदान और त्याग की भूमि रही, मतलब जिनका कि कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन उनके साथ भी क्या दुर्घटना हुई कि जब पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ तो वो उससे अनभिज्ञ थे, और हुआ क्या कि युद्ध को हार गए, क्योंकि अचानक से ही मुगलों ने तोपों का प्रयोग कर दिया और वो उस चीज़ से अनभिज्ञ थे। ऐसा ही हुआ इस बार परीक्षार्थियों के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी। बहुत से तो ऐसे थे जो साल भर से तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनका प्रदर्शन निस्संदेह, जिन्होंने बाद में तैयारी की उनसे अच्छा रहा होगा, लेकिन खुश वो भी नहीं है अपने प्रदर्शन से, ठीक है। लेकिन पेपर का स्तर फिर भी कठिन बना रहा, ठीक। अब ये बिल्कुल उसी तोप की तरह हो गया कि आयोग ने पैटर्न ही चेंज कर दिया। जब भी हम तैयारी करते हैं तो अपना आधार बनाते हैं पुराने पेपर्स को, लेकिन इस बार आयोग ने पुराने पेपर्स से पेपर नहीं सेट किया, बल्कि पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। किस प्रकार कि उसने आधुनिक इतिहास के 42 प्रश्न दिए, ये तो अच्छा है, लेकिन ये 42 प्रश्न आपकी जो गद्य विधाएं, उनके जो प्रसिद्ध जो मूर्धन्य लेखक हैं उनसे नहीं था, जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध निबंधकार, प्रसिद्ध आपके जीवनी वगैरह, मतलब जो अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे एक आध प्रश्न थे, जैसे प्रेमचंद से एक था। लेकिन उनकी भी उन रचनाओं से प्रश्न पूछे गए जो कि बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है। जैसे भारतेंदु की रचना जो पूछी गई, भारतेंदु की जो रचना पूछी गई
हिंदी भाषा, उसका तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों का परिचय उससे होगा। भारतेंदु की जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं या जिनके लिए भारतेंदु प्रसिद्ध हैं, वो कुछ भी उसमें नहीं पूछा गया था। सत्य हरिश्चंद्र एक अलग बात है, लेकिन बाकी तो इसी तरीके के प्रश्न थे। तो जो प्रश्न पूछे गए वो बिल्कुल नए तरीके से, नए प्रश्न जो पहले कभी नहीं पूछे गए वो पूछे गए थे। मैं कुछ कठिनता वाले स्तर की बात कर रही हूँ, सारे प्रश्नों की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये 42 प्रश्न भी जो पूछे गए, यह भी चर्चित वाले प्रश्न नहीं थे। अब हमें पेपर कठिन क्यों लगा? दो कारण रहे, जैसा कि एक तो पैटर्न ही चेंज हो गया, बिल्कुल पुराने पेपर से कुछ नहीं है। तीसरा के ऑथेंटिक बुक्स से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप शुक्ल की पुस्तक को पढ़िए। अब आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस वाली पुस्तक से पूरा पेपर आ गया, उस वाली पुस्तक से पूरा पेपर आ गया। भाई, इन 42 प्रश्नों को भी यदि आप छोड़ दें तो इसके अलावा भी तो पेपर में बहुत कुछ था। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ शुक्ल की बुक के ऊपर, क्योंकि मैंने आप हमेशा मुझसे प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने शुक्ल की बुक आपको क्यों, देखिए आज तो आप भी कह रहे हैं, आज तो सभी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे साल डेढ़ साल पहले से भी मेरा चैनल पे वीडियो डला हुआ है हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण बुक्स, उसमें से बिल्कुल आपको स्पष्टता एक बात कही थी कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का जब अध्ययन करते हैं तो आप शुक्ल को पढ़ सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल की रचनाओं की बात करूं या आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करूं तो शुक्ल तो दुनिया में ही नहीं थे। शुक्ल जी तो दुनिया में ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत छायावाद तक उन्होंने लिखा है, उसके बाद वो परलोक गमन हो गया। तो उसके बाद के लिए आपने क्या पढ़ा? आप शुक्ल पर डिपेंड हो सकते हैं वहाँ तक के लिए जहाँ तक उनकी बुक में है, लेकिन उसके बाद का क्या? और मेरी बात के प्रमाण स्वरूप मैं कहना चाहूँगी कि आदिकाल से रीतिकाल तक आपके 22 प्रश्न पूछे गए हैं, और इनमें से एक आध प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि वो मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, उसके अलावा सभी के सभी प्रश्न रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछे गए हैं, ये 22 प्रश्न। ठीक है, आगामी जब आयोग की पेपर आंसर की आएगी, जब दोबारा वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें स्पष्ट कर दूंगी। ठीक है, तो कहाँ शुक्ल कहाँ फेल हो गए? शुक्ल फेल नहीं हुए, आपकी हिम्मत फेल नहीं हुई, आपके पास जो रणनीति थी वो फेल नहीं हुई। भाई मैं फिर कह रही हूँ कि वो इतने ही बहादुर, इतने ही जाबाज, इतनी ही सटीक रणनीति थी, बस खेल कर दिया तोपों के प्रयोग ने। और ये तोपें भी वैसी क्योंकि हम डिपेंड रहे नोट्स पर, हम डिपेंड रहे पके पकाए हलवा पे। अपनी कमी स्वीकार कर लीजिए, किसी कोचिंग वाले को गाली देने से या किसी अपने गुरुजन को गाली देने से या बड़े वाले किसी उसको जिससे आपने आपके बड़े भाई लोग जिनसे मार्गदर्शन लिया उनको कोसने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। एक तरीके से आप ये कहेंगे कि मैडम आप अपना बचाव कर रही हो, तो बहुत सीधी सी बात है। भाई देखिए, मैं कोई आप नए विद्यार्थी, उनके लिए मैं कोई बता रही हूँ ना, कोई पेड ग्रुप चलाती हूँ और ना ही मैं आपसे कोई धन लेती हूँ नोट्स वगैरह देने का, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन अच्छा रहेगा आपकी आगामी परीक्षा के लिए कि आप बजाय दूसरों को कोसने के, अब समय है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। किसी भी विद्वान से आप पूछेंगे, अगर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो वो बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी का नाम लेगा। अब किसी का भी तो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको 1-1.5 साल पहले से वीडियो है और जितनी भी बार कमेंट किया उसमें आपको ये चीज़ बताइए कि आधुनिक के लिए यह है। किसी का क्या, देखिए सब सही ही बताते हैं, इनको बताएं, लेकिन ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की आदत हमें नहीं है, इसलिए हमने इन्हें नहीं पढ़ा और हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़ाएगा। वो हुआ ऐसा कि शुक्ल की बुक से नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शुक्ल की बुक आपको चैनल पे पढ़ाई और मुझे खुशी है कि ये 22 प्रश्न उस बुक में मिल रहे हैं। अब भाई ये तो उनका कार्य क्षेत्र है ही नहीं ना। अब लिपि और भाषा भी नहीं मिल जाएगा, व्याकरण, काव्यशास्त्र, संस्कृत और आधुनिक इतिहास, ये सब शुक्ल में नहीं बुक मिल सकता, लेकिन उसका जो मैटर है 22 प्रश्न ये उसमें मिल रहे हैं। बल्कि आधुनिक काल का जिसमें उत्तर में सरदार पूरण सिंह जिसका उत्तर है ना निबंध वाली पंक्ति का, वो भी शुक्ल की बुक में ही मिलेगा, लेकिन मैंने उस प्रश्न को इसमें जोड़ दिया, आधुनिक वाले में जोड़ दिया है। समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों की। तो देखिए, आपका एक प्रश्न आया था यह वाला, डी सीरीज है ये,
काम भाव और शरीर का सौंदर्य उत्सव रूप में है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में शुरुआत में ही दिया हुआ है, इस पे मैंने लिख भी दिया है। यह एक बुक है, 600 रुपये की बुक है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी में से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जरूरी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, लेकिन एक प्रश्न के लिए आप 600 रुपये खर्च करें और पीजीटी की परीक्षा बहुत पास है, जरूरी नहीं है। बुक अच्छी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे से समझना चाहते हैं तो बुक ज़रूर खरीदिए। लेकिन टीजीटी के स्तर पर कोई भी इस तरीके के पेपर की आशा नहीं कर रहा था। टीजीटी मतलब हमें 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, हमें कॉलेज में उनको वो मास्टर डिग्री नहीं कर रहे कि उनको इतना गहन ज्ञान कराना है जितना इस पेपर में अपेक्षित है। ठीक है, 10वीं तक सामान्य हिंदी चलती है, कॉमन वाली, उसके लिए ये पेपर निस्संदेह कठिन स्तर का था। तो ऑथेंटिक बुक्स हमें पढ़ने की आदत नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है भाई, टीजीटी के लिए आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, बात करें तो जब टीजीटी का पेपर इतना कठिन आया तो फिर पीजीटी के पेपर पे भी पेपर का स्तर का अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं कि उसका स्तर कैसा रहेगा। तो बात करूंगी जिन विद्यार्थियों ने पहले से बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी को पढ़ रखा है, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिर्फ 8-10 दिन में ये बुक्स लेकर आप इन्हें याद कर पाएँ, इनसे समझ पाएँ, थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने पहले इतिहास की आपको अच्छी समझ है तो आप ये कर लीजिएगा। बाकी 7-8 दिन बचे हैं, क्योंकि 18 तारीख को आपका पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप हज़ारों रुपए इसमें खर्च कर दीजिए। हाँ, आगे अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर अब इस तरह यही रहेगा, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं आप कभी आगे, या दोबारा पीजीटी टीजीटी देने की सोच रहे हैं, एलटी ग्रेड में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ये बुक्स आप परचेस कर लीजिएगा। इन 42 प्रश्नों के उत्तर इन दोनों बुक्स में आपको मिल जाएंगे, 1-2-4 इधर उधर भी हो सकते हैं पर अधिकांशतः मिल जाएंगे। अब मान लीजिए किसी एक बुक से एक पंक्ति पूछ ली गई तो उस एक प्रश्न के लिए पूरी एक बुक खरीदना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यदि आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप खरीद लीजिएगा। बाकी अगर आप हिंदी से आगामी परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं तो शुक्ल की बुक तो रहेगी ही। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र है हिंदी का, वो हमेशा रहेगा ही, अपनी जगह पर रहेगी। वो अपने जो प्रश्न है उनको कवर करती है, जो उसका क्षेत्र है जिसके लिए वो विख्यात है, जितना उसमें लिखा गया उसको वो कवर कर रही है, तो उस पर कभी प्रश्न चिन्ह लग नहीं सकता। नेट दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात सारा जो खेल हो गया है वो हो गया इन 42 प्रश्नों का। तो ये जो 40 से 45 की प्रश्न के रहे, इनके लिए आधुनिक इतिहास में बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी को आप देख लीजिएगा। अब एक और बात, कहीं हो सकता है आयोग फिर दोबारा हमें घुमा दे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि पीजीटी के पेपर ही ना देखो आप पुराने, ये सोच के कि टीजीटी में तो कुछ आया ही नहीं तो पीजीटी के पुराने पेपर देखने से क्या लाभ। गलती मत करिएगा, बताना मेरा काम है, मानना या ना मानना आपका। पीजीटी के पुराने पेपर जरूर देखिए, यदि आपके पास हैं तो ज़रूर देखिए, नहीं है पेपर तो ये जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीजीटी के पुराने पेपर देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि वो फिर पैटर्न चेंज कर दे, उसका कारण है ऐसे ही नहीं ये पैटर्न चेंज हो गया, इसके पीछे सूक्ष्म रणनीति काम कर रही है। किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं या किसको लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, नकलचियों को रोकने से बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर चर्चा या एजुकेशन वाले इस वीडियो में करने से कोई लाभ है नहीं। कुल मिला के ध्यान हमारा जो होना चाहिए वो आगामी पीजीटी परीक्षा पर होना चाहिए। पुनः कहना चाहूँगी, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, इसमें जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आगे पीजीटी को आप सही करिए। फिर मिलती हूँ आंसर की के साथ। ठीक है, इसके अलावा मैंने आंसर की सबसे पहले मैंने आपको पेपर होते ही, जैसे ही पेपर हुआ थोड़ी देर बाद ही आंसर की अपलोड कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि जैसा कि कहा कि बाद में तो समय मिल जाता है सर्च कर करके डालने का, तो उस पर 4-5 घंटे में ही 10,000 के करीब व्यूज़ आ गए थे, लेकिन वो आंसर की मैंने डिलीट कर दी है। अब एक जो आंसर की है वो थोड़ी बहुत अच्छी है, जो 8 से 10 प्रश्न हैं जो विवादित हैं उस पर चर्चा करेंगे फाइनल आंसर की आने के बाद। बाकी आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल पे बनी हुई प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा आपकी आगामी परीक्षा की तैयारियों के लिए। मिलती हूँ, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको आगे की परीक्षा में कुछ सहायता तो मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।